एक शहर था जहां रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी कविताएं लिखी थी। एक शहर था जहां सत्यजीत राय ने सिनेमा को आर्ट बनाया। और वो शहर था जो लंदन के बाद ब्रिटिश एम्पायर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट था। लेकिन आज उस शहर में कंपनी ओनर्स अपनी फैक्ट्रीज बंद करके भाग रहे हैं, हर दिन एक के बाद एक। पिछले 14 साल में 6,688 कंपनी छोड़ के जा चुकी है। यह है कोलकाता, इंडियाज फॉरगॉटन सिटी। और आज मैं आपको बताऊंगा कि जो शहर कभी इंडिया का कल्चरल कैपिटल था, वो कैसे आज अपनी पहचान खो रहा है। हर साल 70,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स कोलकाता छोड़ के जाते हैं। प्रेसिडेंसी, जेवियर्स, IIT खड़गपुर जैसे बेस्ट कॉलेजेस हैं, पर सबके सब बाहर जॉब्स ढूंढते हैं। मुंबई, बैंगलोर, दिल्ली, कहीं भी चलेगा, बस कोलकाता नहीं। अगर आप भी कोलकाता या फिर वेस्ट बंगाल से हो तो कमेंट में बताओ कि आपके घर से भी कोई बाहर शिफ्ट हुआ है जॉब के लिए। इस वीडियो में मैं आपको 3 चीज़ें बताऊंगा। पहला, कोलकाता कैसे एक वक्त का इकोनॉमिक पावर हाउस था। दूसरा, किस पॉलिटिकल डिसीजन ने सब बर्बाद किया। और तीसरा, आज की ग्राउंड रियलिटी क्या है और क्या रिकवरी पॉसिबल है या फिर नहीं। लेकिन पहले चलो थोड़ा टाइम ट्रैवल करते हैं। 1947 में जब इंडिया को आज़ादी मिली, At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. तब इंडिया के पास सिर्फ 3 मेजर सिटीज थी, बॉम्बे, दिल्ली एंड कैलकाटा। 1950-51 में वेस्ट बंगाल प्रोड्यूस्ड 27% ऑफ इंडियाज एंटायर इंडस्ट्रियल आउटपुट, पूरा 1/4। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा 1857 में बनी साउथ एशिया की पहली मॉडर्न यूनिवर्सिटी। CV रमन, रविंद्रनाथ टैगोर जैसे नोबेल प्राइज विनर्स यहीं से निकले थे। स्वदेशी मूवमेंट कोलकाता, इंडियन नेशनल कांग्रेस की मीटिंग्स कोलकाता, बंगाल रेनेसेंस कोलकाता। इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस, राजा राममोहन राय, स्वामी विवेकानंद, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इनके अलावा भी और बहुत से नाम, ये सब कोलकाता की देन है इंडिया को। पर फिर क्या हो गया? 1966-67 तक कोलकाता का इंडस्ट्रियल शेयर गिर के 13.5% रह गया। और ये तो सिर्फ शुरुआत थी, बट डिक्लाइन की एक और बड़ी वजह है जो कम लोगों को याद है। 1947 में पार्टीशन हुआ, ईस्ट पाकिस्तान से लाखों रिफ्यूजीज कोलकाता है। फिर 1971 में बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुआ। उस टाइम पे एक मैसिव वेव आई, ऑलमोस्ट 10 लाख रिफ्यूजीज ने बॉर्डर क्रॉस किया। इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी स्ट्रेस था और अचानक से पॉपुलेशन भी एक्सप्लोड हो गई। हाउसिंग क्राइसिस, वाटर क्राइसिस, जॉब्स की कमी, बट गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेस नहीं थे इतने बड़े इन्फ्लक्स को हैंडल करने के लिए। तो स्लम्स बने, ओवर क्राउडिंग बढ़ी, इंफ्रास्ट्रक्चर परमानेंटली ओवरवेल्म्ड हो गए और ये प्रॉब्लम कभी भी प्रॉपर्ली एड्रेस नहीं हुई। इसके ऊपर असली खतरनाक ट्विस्ट आया 1977 में, एक ऐसी गवर्नमेंट के साथ जो 34 ईयर्स तक पावर में रही और जिसने इंडस्ट्रीज को लिटरली खत्म कर दिया। इमेजिन करो आप एक फैक्ट्री ओनर हो, आपने मिलियंस इन्वेस्ट किए हुए हैं, मशीन्स लगाई है, वर्कर्स रखे हुए हैं, और एक दिन यूनियन वाले आपकी फैक्ट्री के बाहर धरना दे रहे हैं। प्रोडक्शन बंद, लॉसेस हो रहे हैं, पुलिस आपकी हेल्प नहीं कर रही, ना ही गवर्नमेंट कोई सपोर्ट दे रही है। आपको एक ही ऑप्शन दिखता है, अपना बिजनेस बंद करो और किसी दूसरे स्टेट में ले जाओ। ये इमेजिनेशन नहीं, ये था 1970s-80s का कोलकाता। 1977 में ज्योति बासु वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर बनी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की लेफ्ट फ्रंट की सरकार आई, जो कि 34 साल यानी कि 2011 तक पावर में रही। ग्लोबल रिकॉर्ड है ये, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड कम्युनिस्ट गवर्नमेंट। अब कम्युनिज्म सुन के क्या लगता है? इक्वलिटी, वर्कर्स राइट, सोशल जस्टिस, है ना? बट रियलिटी कुछ और ही थी। 1978 में लेफ्ट फ्रंट ने इंडस्ट्रियल पॉलिसी अनाउंस की, नो न्यू इन्वेस्टमेंट बाय मल्टीनेशनल्स, सिंपल, डायरेक्ट एंड क्लियर। फॉरेन कंपनीज, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, कैपिटलिज्म, सबके लिए नो था। सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और गवर्नमेंट का कंप्लीट कंट्रोल। इंडस्ट्रियलिस्ट ने सोचा कि यार ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट होगा बट मैनेज कर लेंगे। बट असली प्रॉब्लम पॉलिसी नहीं थी, असली प्रॉब्लम थी स्ट्राइक्स। हर महीने फैक्ट्री के बाहर प्रोटेस्ट होते थे, हर महीने फैक्ट्रीज बंद होती थी। ट्रेड यूनियंस इतने पावरफुल थे कि फैक्ट्री ओनर्स के डिसीजन पे यूनियन लीडर्स का फाइनल अप्रूवल चाहिए होता था। फायरिंग करनी है, यूनियन से पूछो। न्यू मशीन्स लगानी है, यूनियन से पूछो। वेजेस नेगोशिएट करने हैं, यूनियन डिसाइड करेगा। और अगर आप ना बोलो, फैक्ट्रीज के गेट्स बंद, धरना, प्रोडक्शन जीरो। जिसका रिजल्ट ये हुआ, डनलप इंडिया शट डाउन, जसबंड को शट डाउन, हिंदुस्तान मोटर्स शट डाउन। ब्रूबॉर्न डी को अपना हेडक्वार्टर शिफ्ट करना पड़ा। एक के बाद एक इंडस्ट्रियल यूनिट्स बंद हो रहे थे। सोचो आप एक वर्कर हो जो फैक्ट्री में काम करते हो, आपका यूनियन लीडर बोल रहा है कि हम वर्कर्स के राइट्स के लिए लड़ रहे हैं। आप खुश हो, प्राउड फील हो रहा है, बट 5 साल बाद फैक्ट्री बंद हो गई। अब ना जॉब है, ना यूनियन, ना ही कोई राइट्स। यही हुआ हजारों वर्कर्स के साथ। यूनियन लीडर्स तो पॉलिटिशियन बन गए, वर्कर्स बेचारे बेरोजगार हो गए। फिर 2006 में एक उम्मीद आई, रतन टाटा ने अनाउंस किया, हम नैनो बनाएंगे सिंगूर में, चीपेस्ट कार इन द वर्ल्ड, इंडिया का गेम चेंजर। इन्वेस्टमेंट 1800 करोड़, एक्सपेक्टेड जॉब्स 10,000। इंडस्ट्रियलिस्ट ने सोचा फाइनली वेस्ट बंगाल रिकवर करेगा। वर्कर्स ने सोचा चलो यार कुछ तो जॉब्स आएंगे, बट एक इंसान को ये पसंद नहीं आया, ममता बनर्जी, जो कि उस टाइम ऑपोजिशन में थी।
2006 से 2008 तक एक जंग से शुरू हुई फार्मर्स और गवर्नमेंट के बीच, ममता बनर्जी वर्सेस लेफ्ट फ्रंट। इन सब के बीच टाटा मोटर्स फंस गई और अक्टूबर 2008 को रतन टाटा ने प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने डायरेक्टली बोला, आई थिंक मिस बैनर्जी हैज पुल्ड द ट्रिगर। फैक्ट्री गुजरात शिफ्ट हो गई, 1800 करोड़ का इन्वेस्टमेंट गया, साथ में 10,000 जॉब्स भी गए। और वेस्ट बंगाल के लिए इंडस्ट्रियलिस्ट को मैसेज मिल गया, यहाँ इन्वेस्टमेंट मत करो, रिस्की है। और फिर वही हुआ जो एक्सपेक्टेड था। कंपनीज ने एक डिसीजन लिया, चुपचाप धीरे धीरे दूसरे स्टेट में मूव करने का। देखो, ये कोई ओवरनाइट इवेंट नहीं था, सब कुछ धीरे धीरे हुआ। पहले एक कंपनी गई, फिर दूसरी और फिर तीसरी, और जब डेटा निकाला तो पता चला स्केल कितना बड़ा है। 2011 से लेकर 2025 तक 6,688 कंपनीज ने वेस्ट बंगाल छोड़ दिए। थिंक अबाउट इट, 14 साल हर रोज एवरेज में एक से ज़्यादा कंपनी पैक कर रही थी। कहाँ गई ये कंपनीज? महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, यूपी, सारे स्टेट के पास कुछ कुछ कंपनी चली गई। और ये सिर्फ छोटे बिजनेसेस नहीं थे, 110 पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज जो स्टॉक मार्केट में ट्रेड होती हैं वो भी शिफ्ट हो गई। अजीब सा लगता है सोच के, जो शहर कभी इंडिया का कमर्शियल कैपिटल था, आज वहाँ के यूथ को जॉब्स के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। देखो, कंपनी के जाने से इकोनॉमिक इम्पैक्ट तो होता ही है, साथ में लोगों का फ्यूचर भी डूबता है। हर साल अब 70,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स कोलकाता छोड़ के बाहर जाते हैं जॉब्स ढूंढने के लिए। 1970s में ये नंबर था सिर्फ 10 से 15,000, अब 7 गुना ज़्यादा। मतलब ट्रेंड सिर्फ बढ़ रहा है, इम्प्रूव नहीं हो रहा। प्रेसिडेंसी कॉलेज, जेबीएस, जादवपुर, आईआईटी खड़गपुर जैसे बेस्ट कॉलेजेस हैं यहाँ पे। और ग्रेजुएशन के बाद ऑलमोस्ट सबके सब दिल्ली, बैंगलोर, मुंबई शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि जॉब्स नहीं है यहाँ पे, ग्रोथ नहीं है, फ्यूचर नहीं है। पेरेंट्स भी अब यही मान चुके हैं कि बेटा पढ़ाई तो यहीं कर लो, बट काम के लिए तो बाहर ही जाना पड़ेगा। कोलकाता एक टाइम में जूट के नाम से जाना जाता था, गोल्डन फाइबर बोलते थे उस इंडस्ट्री को। 1900 में 60 से ज़्यादा मिल्स थे, 3 लाख से ज़्यादा वर्कर्स को रोजगार मिलता था। दुनिया का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हुआ करता था कोलकाता, अब ऑलमोस्ट ख़त्म है। पिछले 10 साल में 46 मिल्स बंद हो चुकी हैं, हज़ारों वर्कर्स बेरोजगार। और प्राइसेस की बात करें तो गवर्नमेंट ने एमएसपी रखी थी 5,335, और मार्केट में 5,000 से नीचे बिक रहा था 2024 में। जूट इंडस्ट्री की कहानी तो एक एग्जाम्पल थी, पर इंफ्रास्ट्रक्चर की दिक्कत हर आम आदमी की डेली लाइफ को अफेक्ट करती है। ट्रैफिक देखो तो कोलकाता दुनिया की सेकंड स्लोएस्ट सिटी है, 10 किलोमीटर ट्रैवल करने में 34 मिनट लगते हैं। बैंगलोर, मुंबई वाले कहते हैं भाई हमारे यहाँ पे बहुत ट्रैफिक है, बट कोलकाता की हालत उससे भी बुरी है। दिल्ली में सेम डिस्टेंस 23 मिनट में कवर हो जाता है। सोचो, अगर आप कोलकाता में रहते हो, डेली कम्यूट करते हो, तो कितना टाइम बर्बाद हो रहा है आपका। पानी की हालत तो और भी खराब है। ग्राउंड वाटर लेवल हर साल 30 सेंटीमीटर नीचे गिर रहा है, और जो पानी मिल रहा है उसकी क्वालिटी भी क्वेश्चनेबल है। अब 70% सरफेस वाटर कंटामिनेटेड है, इंक्लूडिंग हुगली रिवर। मतलब जो पानी आप पीते हो उसमें आर्सेनिक, फ्लोराइड, आयरन सब कुछ मिल सकता है। इसलिए कोलकाता के हॉस्पिटल में गंदे पानी की वजह से होने वाली बीमारियां आज भी कॉमन है। अब एयर पोल्यूशन की बात करें, कोलकाता इंडिया का सेकेंड मोस्ट पॉल्यूटेड मेट्रो है दिल्ली के बाद। एयर क्वालिटी इतनी खराब है कि WHO के स्टैंडर्ड से 9 गुना ज्यादा पोल्यूटेड है। पिछले साल की सर्दियों में सिर्फ 11 दिन गुड एयर क्वालिटी थी, बाकी दिन या तो पोर था या फिर वेरी पोर। मतलब सांस लेना भी अब रिस्की है वहाँ पे। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, एस्थमा, लंग इश्यूज सब कॉमन होते जा रहे हैं दिन ब दिन। बट एक चीज है जो कोलकाता में बेटर है, एंड दैट इज सेफ्टी। NCRB का क्राइम स्टेटिस्टिक्स देखो तो कोलकाता इंडिया सेफेस्ट मेट्रो है, वो भी 4थी बार लगातार। तो क्राइम का डर तो कम है, पर पोल्यूशन में सांस लेना थोड़ा मुश्किल है। अब आप सोच रहे होगे क्या कोई होप है भी कोलकाता में, या बस नेगेटिव ही नेगेटिव है? ऑनेस्टली बताऊं, रिसेंट ईयर्स में कुछ पॉजिटिव हुआ है। अगर रियल एस्टेट मार्केट देखें तो घर बिक रहे हैं, लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, मिडिल क्लास का कॉन्फिडेंस थोड़ा वापस आ रहा है, मेट्रो एक्सपैंड हो रहा है, रोड्स बेटर हो रहे हैं, स्टार्टअप्स भी बढ़ रहे हैं। यंग एंटरप्रेन्योर्स को अब लग रहा है कि यहाँ कुछ कर सकते हैं। 5,000 से ज़्यादा स्टार्टअप्स अब DPIIT रिकॉग्नाइज्ड है, जो कि 2019 से अभी तक 4 गुना बढ़ चुका है। IT सेक्टर में भी ग्रोथ है। TCS जैसे कंपनीज जॉब्स बढ़ा रही हैं, 15,000 से सीधा 50,000 पोजीशंस कर दी हैं। तो सरफेस लेवल पे देखो तो इम्प्रूवमेंट्स तो दिख रहे हैं, बट ये सब काफ़ी नहीं है, क्योंकि सारे चेंजेस सरफेस लेवल है। डीप प्रॉब्लम्स अभी भी वहीं पे है। ग्रोथ रेट पहले से बेटर है, बट नेशनल एवरेज से अभी भी पीछे है। पर कैपिटा इनकम 20% बिलो नेशनल एवरेज है। मतलब सरफेस पे थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट दिख रहा है, पर गैप अभी भी बहुत ज़्यादा है। तो कोलकाता का डिक्लाइन 3 मेन रीजन से हुआ: पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड एंटी बिजनेस पॉलिसीज। दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर नेग्लेक्ट, पावर, वाटर, रोड्स, हेल्थ केयर सब कुछ इग्नोर किया गया डेकेड्स तक। और तीसरा है इकोनॉमिक एक्सोडस। 6,688 कंपनीज स्टेट छोड़कर चली गई। रिफ्यूजी क्राइसिस ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो प्रेशर डाला वो कभी रिजॉल्व ही नहीं हुआ, और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ने बाकी काम कर दिया।
अगर कोलकाता ने 1970s 80s में राइट डिसीजन लिए होते, अगर लेबर रिफॉर्म्स हुए होते, अगर बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज़ होती, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट हुआ होता, तो आज कोलकाता मुंबई के बराबर होता। पर वो नहीं हुआ। पॉलिटिक्स ने इकोनॉमिक्स को मार दिया और आज 2025 में रिकवरी का रास्ता बहुत लंबा है। अगर आप कोलकाता या फिर वेस्ट बंगाल से हो तो कमेंट में बताओ कि आपने डिक्लाइन खुद देखा है, क्या आपके फैमिली में कोई जॉब के लिए बाहर गया है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।